हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 12th का मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक है, दैट इज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और देन आफ्टर हमने करंट पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रखे हुए चार्ज यानी चार्ज जो रेस्ट में रखा होता है उसके वजह से जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है उस चीज का स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, सबसे पहले कहानी का शुरुआत होता है कि हमारे पास मैग्नेट के बारे में जानकारी तो पहले से थी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है यानी जो मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं करंट से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से यानी मूविंग चार्जेस से रिलेटेड है। इसको बताया किसने? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्टेड दैट द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी वायर जिससे करंट फ्लो करे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। और उसका सिंपल सेटअप आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक सिंपल क्लोज सर्किट है और जैसे देखा ये मैग्नेटिक नीडल है। एक हमारे पास मैग्नेटिक नीडल किस चीज के बना होता है? तो ये मैग्नेटिक नीडल बना होता है मैग्नेट का। अब हम लोग ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसका यूज हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे थे। हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज को ही क्या बोलते हैं? करंट। मूविंग चार्ज जो है स्विच जैसे बंद किया, इसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। एज स्विच इज क्लोज्ड मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चला? ये मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लगा सकता है कोई, वो मैग्नेटिक फील्ड ही लगा सकता है। बिकॉज हम जानते हैं नेचर में जैसे हमारे पास तीन तरह की फील्ड देखने को मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड देखने से पहले हमने दो तरह की और फील्ड पढ़ रखी है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आती है और वो चार्ज पर ही फोर्स लगाती है। नेचर लव सिमेट्री, एक बात ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है? मास। मैं यहां पे लिख भी चुका हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या है? मास। और ये जो मास का सोर्स है तो ये फोर्स किस पे लगाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड मास पर ही। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज। अब वो चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में, लेकिन चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी चार्ज पार्टिकल द्वारा, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगाएगी, न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं। वैसे ही हमने सोचा कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर तो कोई फोर्स लगाया है तो मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। मतलब जैसे स्विच ओपन किया करंट जीरो, ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे स्विच बंद किया ये डिफ्लेक्ट हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें ये बात पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे जेई और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कैलकुलेशन की शुरुआत में, यानी हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में एक साइंटिस्ट निकल के आते हैं जिसका नाम था बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट ने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या देखा, कोई भी एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, ये किसी भी शेप का वायर हो सकता है, कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। तो इन्होंने बोला एक छोटे से वायर के एक छोटे से एलिमेंट जिसका नाम क्या पड़ा? करंट एलिमेंट। छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी पॉइंट पी पर, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये पता किया है कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी छोटे से वायर की वजह से, वो इसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। मतलब क्या था? करंट की वैल्यू डबल करके मैंने ये कोई एक तार ले लिया, ठीक है। अब इस तार में करंट 1 एम्पियर रखा, यहाँ फील्ड देख लिया, फील्ड मतलब मैग्नेट रखकर उसका इफेक्ट देखा होगा। फिर डबल करंट की वैल्यू डबल करके देखा, ये इफेक्ट डबल दिखा, डबल मैग्नीट्यूड से दिखा। मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने लेंथ जो है सपोज 1 मिलीमीटर लिया था, अब 2 मिलीमीटर लेंथ लेकर के देखा तो इफेक्ट फिर डबल हो गया। तो इससे ये पता चल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। करंट भी चाहिए और इसका लेंथ बढ़ाने पे फिर मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर इफेक्ट बढ़ रही थी। तीसरी बात, डिस्टेंस इसका जो भी था, डिस्टेंस को डबल करके देखा तो इफेक्ट 1/4 हो गया। तो इन्होंने देखा कि ये भी क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसमें हमने कूलम लॉ को पढ़ा था, उस तरह से ये भी था।
फिर एक नया चीज इन्होंने देखा कि इनका एंगल जो था ना, वायर में करंट जिधर फ्लो कर रहा था और जो पोजीशन वेक्टर था इस पॉइंट का, इन दोनों के बीच का एंगल बदलने पे भी इफेक्ट बदल रहा था और वो कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा था कि साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब इन चारों चीजों को एक साथ क्लब किया गया तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आया आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आया और उस कांस्टेंट को हमने बोला म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये बायो-सेवर्ट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट IDL is equal to mu naught by 4 pi IDL cross R upon R cube. This is the vector form of बायो-सेवर्ट लॉ। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। और अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो ये हमारा, अगर हम देखें तो ये कौन सा लॉ बन जाएगा हमारा? तो नॉर्मली आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी ए क्रॉस बी होता है, ए बी साइन थीटा, उसी तरह से डी एल क्रॉस आर हो जाएगा डी एल इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एक आर से ये एक आर कैंसिल कर दोगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो समझ गए, ये मेन लॉ है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ। मतलब किसी भी शेप का, जैसे इसको पढ़ सकते हैं आप, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ए स्टेडी करंट आई, अगर इससे कोई आई करंट फ्लो करता है इन ए वायर में बी स्ट्रेट और कर्व, वायर कर्व हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, इसके छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया। अब हमें पता है कि इसके शेप को चेंज करेंगे, इसको बेंड करके सर्कुलर कर देंगे, रेक्टेंगुलर कर देंगे, तो यहाँ इफेक्ट बदलेगा। इसलिए बायो-सेवर्ट ने छोटे से एलिमेंट के लिए बताया, छोटे से एलिमेंट के लिए बताया। ओके, तो आइए बायो-सेवर्ट लॉ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके एप्लीकेशन पे। याद रखिए क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बारे में ये कांस्टेंट क्या है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया, 1 मिनट, थोड़ा नॉइज ज्यादा आ रहा है। ओके, तो ये जो आया बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से ये क्या आया, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमने बोला कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, उस कांस्टेंट को आप के बोल दीजिए, आई डी एल देखना एक साथ, डी एल क्या है, एक साथ। तो मैंने बोला के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। और यहाँ पे म्यू नॉट के बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा, ये म्यू नॉट क्या है, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है एक्सपेरिमेंटली। तो अब देखिए यहाँ पर ये म्यू नॉट को हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। अब परमीएबिलिटी एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परमीएबिलिटी। तो परमीएबिलिटी का मतलब क्या होता है आप समझिए। परमीएबिलिटी किसी मीडियम का क्या होता है बच्चों, ये हमें अब जानना पड़ेगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था परमिटिविटी, आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूं, कूलम्ब्स लॉ जब आपने पढ़ा था तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K क्या था, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती थी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने बोला एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी। देखो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एक जैसा है, दैट इज परमिएबिलिटी, और यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो फ्री स्पेस एक तरह का स्पेशल मीडियम होता है जिसमें हम वैक्यूम बोलते हैं जिसे, और इसकी वैल्यू जो है, तो हमने बोला इसकी वैल्यू हम याद रखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसा यूनिट में। और अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो आप क्या कहते हो, मीडियम की परमिटिविटी, तो हमने एक टर्म डिफाइन किया था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है उसको दिखाते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस अगर मैं एप्सिलॉन लिखूं तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
इसी को हम लोगों ने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। तो इतना सारा नाम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि यहां पर भी एज इट इज करने वाले हैं, बस नाम बदल गया। नाम हो गया परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी को दिखाएंगे म्यू से। ये क्या होता है तो बोलेंगे इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होता है। किसका प्रॉपर्टी होता है? सोर्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है, चार्ज का या कोई मूविंग चार्ज का, किसी का प्रॉपर्टी, ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये एप्सिलॉन किसका प्रॉपर्टी होता है? मीडियम की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। एप्सिलॉन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। रिलेटेड टू कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में हम एमएफ में लिखेंगे, ठीक है सर। उसी हिसाब से आप बताइए रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम बोलेंगे म्यू आर। ये रेशियो हो जाता है किसका? मीडियम की परमिएबिलिटी को डिवाइड कर दो वैक्यूम की परमिएबिलिटी से, और अगर किसी मीडियम की परमिएबिलिटी पता करना है तो आप क्या करो, उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी रहेगी, वैक्यूम वाले से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमारा उस मीडियम में अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी तो वहां पे हम म्यू नॉट यूज नहीं करेंगे, हम म्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या रखेंगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और ये वैल्यू हमें पता रहती है, कौन सी वैल्यू? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये हम याद कर लेते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने सीखा, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट हम बोलते हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो आइए सबसे पहला ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है, इस बायो-सेवर्ट लॉ का आपने दो फॉर्म देखा। एक ये हो गया जिसमें आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, जहां पर k के जगह पे आप म्यू नॉट बाई 4 पाई रख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, नॉट आर क्यूब। और वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बोला देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई एक स्केलर वैल्यू है, आई भी स्केलर वैल्यू है, आर का क्यूब भी एक स्केलर वैल्यू है, यानी इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। यानी डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? डीएल क्रॉस आर। सर डीएल क्रॉस आर का मतलब जैसे ए क्रॉस बी, अगर आप दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है? बी, और हमें इनका क्रॉस करना है। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए, जैसे हमने बोला मान लो लेट सी इज ए न्यू वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी के बराबर है, तो इस सी को हम लोग क्या लिखते थे? ए बी साइन थीटा, और साथ में एक डायरेक्शन दिखाने वाला था एन कैप। और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सर ये कहां पढ़ा होगा हमने? ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको ये याद होगा आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाता है? 0। तो कैसे? आई कैप और आई कैप दोनों पैरेलल हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0। उसी तरह से आई कैप क्रॉस जे क्या होता था? के कैप। याद रखने का ट्रिक, ये भी मेथड हमारे पास है, आई जे एंड के। आई जे के, आई जे के, आई जे के याद रखिए, आई क्रॉस जे अगला वाला के क्रॉस आई अगला जे, और अगर उल्टा चल दिए तो आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के।
तो ये चीज आप लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूं जे क्रॉस के क्या हो जाएगा सर, जे क्रॉस के क्या, अगला क्या है आई। अगर मैं बोलूं आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो देखो उल्टा चलना पड़ रहा है, आई क्रॉस के तो अगला वाला ही होगा लेकिन अब माइनस लगा करके। तो ये हमने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट में। उसी तरह से डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा टू डीएल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर। मतलब इस सिचुएशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात देखें तो यहाँ पे मेरा डीएल वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन देखना। जैसे ये आर क्या होता है इस फॉर्मूले में, डीएल क्या है, तो डीएल को तो सर मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो डीएल का डायरेक्शन लोगे कैसे, तो जो छोटा सा वायर है उसके लेंथ के अलोंग लोगे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर। और अगर करंट नीचे फ्लो करता है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की ओर। मतलब डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर विल बी अलोंग द करंट कैरिंग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वायर के अलोंग करंट के डायरेक्शन में। मतलब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम देखें तो अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ आई। सर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर इस वाले पॉइंट का इस डीएल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल एलिमेंट। और ये वायर हमें समझ नहीं आया। देखिए वायर ये किसी भी शेप का हो सकता है, बट इसका छोटा सा जो पार्ट है उसके लिए ये छोटा सा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ डिफाइन है ना, डीबी, इसीलिए तो डीबी बोला, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड, आर क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आइए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं अप्लाई करते हुए। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो आपने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे किधर होगी, उसकी डायरेक्शन, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल पे हाथ रख के आर की तरफ घुमा दो तो थंब देता है हमारा डायरेक्शन। यहाँ पे थंब दे रहा है डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनटू द प्लेन को हम क्रॉस से दिखाएंगे। दो सिंबल बहुत फेमस है, इन क्रॉस एंड डॉट। सर मतलब क्या है इसका, अब देखिए ये सिंबल हमने बनाया 3D डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि सहूलियत हो, इजी पड़े। सर समझे नहीं, देखो अगर तुम्हारे सामने आप इधर बैठे हो मान लो क्लास में और आपके सामने एरो आए, एरो मतलब तीर, तो आपको एरो का टिप दिखाई देगा, यस देगा। तो ये देखो टिप दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड द प्लेन, ये तुम्हारी ओर आ रहा है। ये सिंबल का मतलब होता है आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन। और क्रॉस का मतलब, सर ये बता, एरो जब तुम मारोगे यानी एरो इस प्लेन के अंदर ऐसे जाएगा, ऐसे, तो एरो का बैक दिखाई देगा, और एरो का बैक कैसा दिखता है, क्रॉस जैसा। हमने बोला इसको इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन। मतलब जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो क्रॉस, और बोर्ड के बाहर की ओर किसी डायरेक्शन को दिखाना होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इसे हम लोग बोलेंगे डॉट। क्लियर है, ओके। ये बात भी समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी आता है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, किसी मीडियम का प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ देख लोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जिसकी प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली, उसे हम लोग लाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट की स्पीड आप वैक्यूम में क्या बोलते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के पहलू से आप पता लगा सकते हो, चाहो तो मैं प्रूफ भी कर दूं, हम लोग पढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड में। फिलहाल में म्यू नॉट जहां भी दिखे, नॉट का मतलब वैक्यूम से लेना देना होता है, स्पेशल तरह का मीडियम जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम, जहां एयर ना हो। ओके ओके। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन क्या है सर, ये है देखिए,
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट dl। देखो ये छोटा सा है, mm दिख रहा है ना, मिलीमीटर, हैविंग करंट 10 एम्पियर थ्रू एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज इतना मीटर फ्रॉम द एलिमेंट। तो मान लो बच्चों हमारे पास एक करंट एलिमेंट है, हमें नहीं पता किस शेप का है, हमने रैंडम शेप का ले लिया, और इसका जो छोटा सा डीएल एलिमेंट है उस डीएल एलिमेंट का वेक्टर फॉर्म दिया है, ठीक है, ओके। तो जो डीएल वेक्टर है वो कितना है, दिया हुआ है, देखो 3i कैप प्लस 5j कैप, और ये मिलीमीटर में है तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल लो। उसके बाद यहां से पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का आर वेक्टर गिवन है उस पॉइंट पी का इसके रिस्पेक्ट में, और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 12j कैप मीटर, ओके। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हम बता देंगे। सर कैसे बताएंगे, आ जाओ बेसिक। अरे मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होगा वो क्या होता है, म्यू नॉट आई, करंट भी दिया होगा 10 एम्पियर, इससे फ्लो करने वाली करंट कितनी है, 10 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन किधर है, हमें मतलब नहीं है, हमें डीएल वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि डीएल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन वायर के अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट ये तो खुद वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ गए। जब वेक्टर फॉर्म में दिया है तो सीधे बस ये यूज करने मैं आपको सिखा रहा हूं, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में क्या, आर क्यूब। आई की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर रूट, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 13 मीटर, तो आर हो गया 13 मीटर। तो आइए म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 10, डीएल क्रॉस आर, सर डीएल है 3i कैप प्लस 5j कैप इंटू 10⁻⁻3, और आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर का साथ क्रॉस करना है, 10⁻⁻3 को हम बाद में लिखेंगे लास्ट में, पहले क्रॉस वाले के चक्कर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस, और फिर बताइएगा क्या है, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर है 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाई 13 का क्यूब, है ना, आर का क्यूब। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 10, डीएल ये है, क्रॉस करना अभी बाकी है, आर की वैल्यू रख दिया। बट एक चीज है यहाँ पे 10⁻³ भी हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमें पता है क्या है, तो 10⁻³ हम रख लेते हैं, मिलीमीटर में है ना, हाँ सर ठीक है। आओ देखो मल्टीप्लाई, पावर देखो जोड़ लो, -10 में से 1 कम कर लोगे, जोड़ेगा तो -9, ठीक है। आ जाओ, ये 13 का क्या है, क्यूब, ओके। अब आप क्या कर लो, क्रॉस करो, क्रॉस करने के लिए आपको पता ही है क्या करना चाहिए, हम बता रहे हैं, पता नहीं है तो आओ देखो, क्रॉस करते समय देखो i क्रॉस i 0 हो जाता है, तो 3 × 5 और i क्रॉस i 0, हम क्या करेंगे फिर 3 का -12 के साथ, 3 × -12 कितना होता है, -36, 3 × -12 -36, और i क्रॉस j क्या होता है, k, ओके। फिर 5 का 5i के साथ, तो 5 × 5 25, और j क्रॉस i होता है -k, याद है, नहीं याद नहीं है, देख मैंने अभी बताया, j ऐसे j क्रॉस i तो उल्टा चले तो माइनस, j क्रॉस i उल्टा चले तो -k, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, पहले बता रहे हैं। फिर 5j का 12j के साथ क्रॉस करोगे तो j क्रॉस j 0 होता है, करने की जरूरत नहीं है, बस निपट गया, इसको घटा लो, 36 और ये भी माइनस जुड़ जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा 25, 6 5 11 और 3 2 5 1, 6 5 11, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया था कितना 36, और माइनस था पहले से, आई क्रॉस जे के होता है, तो आप इसको जोड़ लोगे और ये हमारे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये छोटे से वायर की वजह से आया, तो सब छोटे से वायर हमेशा थोड़ी रहेगा, नहीं, बट मैंने एक बार बायो-सेवर्ट लॉ का आप यूज कैसे करता हो इसके लिए बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन तो ये खुद वेक्टर फॉर्म में ही आ गया, तो डायरेक्शन आपको दिख रहा है -k कैप की तरफ, यानी इनटू द प्लेन क्रॉस,
माइनस के कैप को ही क्या बोलेंगे, क्रॉस। तो आप क्रॉस को एक और नाम दे सकते हो, माइनस के कैप इनटू द प्लेन, और डॉट को क्या बोलोगे, के कैप। यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस डॉट से दिखाएंगे, निगेटिव जेड एक्सिस क्रॉस से दिखाएंगे। माइनस के और के तो जानते हो ना, बस माइनस के को क्रॉस बोलेंगे और के को डॉट बोलेंगे। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आता है, निकल करके आप पढ़ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है तो आप वायर को इस तरह से पकड़ो ताकि अंगूठा थंब के डायरेक्शन में आ जाए, तो ये आपकी जो कर्ल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। Hold the wire with the help of your right hand such that the thumb should be in the direction of current, then the curling finger will show the direction of magnetic field. Okay? डॉट क्या होता है, आउटवर्ड द प्लेन, और क्रॉस क्या होता है, इनवर्ड द प्लेन। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया और बोला मैग्नेटिक फील्ड बताइए ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो ये करंट किधर जा रहा है, देखो इस बार वायर ऐसे है और वायर ऐसे है और ऐसे वायर में करंट बाहर की ओर जा रहा है क्योंकि डॉट दिखाया है। अगर बाहर की ओर वायर जा रहा है तो इसको पकड़ो ऐसे, अंगूठा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर क्या देगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसे इस वाले सिचुएशन में हमें यहां बताना है, तो यहां बताना है तो हम एक काम करेंगे, वायर के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और जिस पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट पे इस उंगली को ले जा करके घुमाएंगे। मुट्ठी बंद करके रखोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है देखना, क्योंकि टेंजेंट आपको देखना है, टेंजेंट की डायरेक्शन, क्योंकि गोल गोल लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए के तरफ इसको रखोगे और अंगूठे को किधर रखोगे, करंट की डायरेक्शन में। फिलहाल में करंट बाहर की ओर आ रहा है, वायर ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जा किधर रहा है, इधर करंट। अगर वायर ऐसे है तो या तो करंट अंदर जा सकता है या बाहर जा सकता है, दो ही रास्ते हैं। हाँ, और फिलहाल में डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, थंब किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। फिर कहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट की तरफ इसको रखा और इसको बंद किया, बंद किया तो ये किधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इधर की ओर। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो आर वेक्टर है और इसके भी परपेंडिकुलर होता है और डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो डीएल वेक्टर तो वायर के अलोंग आ जाएगा, वायर का अलोंग वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग आ गया, और ये इस वाले प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर रखो मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ चाहिए तो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो बताना है, ये क्रॉस है, कैसा है, करंट क्रॉस। क्रॉस का मतलब वायर में करंट ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो अब थंब इस बार इधर की तरफ रखो और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर। मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है फिर इसके परपेंडिकुलर। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। जैसे मान लो ये वायर ऐसे पड़ा हुआ है, इस वायर में हमें यहाँ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है और यहाँ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बोला वायर ऐसे जा रहा है, पकड़ो इसको, तो वायर के उस साइड ऐसे वायर को रख करके हाथ घुमाओगे, इस साइड में अंदर की ओर जा रहा है ये ना, तो अंदर की तरफ इधर फील्ड क्रॉस दिखेगा, यहाँ भी क्रॉस दिखेगा, यानी इस साइड क्रॉस होगा। और फिर इधर की तरफ अगर देखना है, क्योंकि देखो हाथ को तुम ऐसे तो नहीं घुमा सकते, मुट्ठी बंद होता है तो ऐसे कर्ल ऐसे ही होता है, तो इसके लिए जब इस साइड देखना है तो ये वाली मेरी उंगली इधर की ओर आनी चाहिए, बी की तरफ, और जब फिर मुट्ठी बंद करोगे तो ये बाहर की ओर आ रहा है। बाहर का मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट दिखेगा पूरा वायर के इस साइड और वायर के उस साइड। ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि ये लूप बन रहा है ना गोल गोल। जैसे इस वायर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इधर ऐसे, कोई पूछ दे इसके ऊपर ऐसे गोल गोल लूप बन रहा है, और उस गोल लूप पे तुम कहीं भी देखना चाहते हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे गोल गोल लूप बन रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट बाहर की ओर आ रहा है और वहां पे टेंजेंट अंदर की ओर आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वायर ऐसे आ रहा है, इधर में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और इधर में मैग्नेटिक फील्ड डॉट। फिर ये देखो ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर डॉट और इधर में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। कैसे कैसे देख, अंदर की ओर हाथ जा रहा है और इसमें बाहर की ओर आ रहा है। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट और है, ये वायर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मतलब फिर भी वही काम, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और इसको फिर घुमा लो, ये है घुमाया करके, देखो ये अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब क्रॉस। फिर हाथ को ऐसे रख लो करंट के डायरेक्शन में थंब, यहाँ पे बाहर की तरफ आया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है करंट कैरिंग क्लोज लूप की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप का मतलब पूरा ऐसे बंद हो जाए, बंद को ही तो लूप बोलते हैं। ठीक है, तो सेम काम यहां पे कर सकते हैं अभी फिलहाल में। जैसे करंट इधर जा रहा है तो इसकी वजह से बाहर, हर जगह तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो हाथ को ऐसे कर करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे वायर स्ट्रेट नहीं है, तो कर्व के लिए भी आप छोटे छोटे इसको छोटे छोटे स्ट्रेट वायर में तो कन्वर्ट कर सकते हो, और सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती जाएगी। देखो ना, थंब को किधर रखोगे, करंट के डायरेक्शन। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसा आ रहा है, बाहर की ओर यानी डॉट। तो क्या ये देखने में आपको नहीं लग रहा है कि करंट जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, और अगर करंट को क्लॉकवाइज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसी। तो सर इसके लिए भी देखते हैं। अब थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो देखो अब करंट पे ऐसे जा रहा है, फिर देखो इसकी वजह से फील्ड कहाँ आया, सेंटर पे, हाथ अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस। मतलब आप याद रख सकते हो कि इसके सेंटर पे अगर आई क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा, और आई अगर क्लॉकवाइज हो गया, कोई एक याद कर लो, दूसरे के लिए उल्टा कर लो। ठीक है क्या? ओके, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो अगर आप देख रहे हो करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो तुम्हें बाहर आती हुई दिख रही है ना फील्ड लाइंस, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाता है। आगे सिखाएंगे ऐसा क्यों होता है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में या फिर मैग्नेटिज्म में जब पढ़ोगे तो। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इस पे सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का, तो इसकी वजह से अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो इसका डेरिवेशन है, होता है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट पे हमें फोकस करना है। तो देखो पॉइंट पी से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। पॉइंट पी से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है, ये इस वाले एंड से अगर एंगल बना रहा है थीटा 1 और ये एंगल बना रहा है थीटा 2, तो ये जो रिजल्ट निकल कर आता है, देखो ध्यान से, थीटा 1 को हमने किस डायरेक्शन में मेजर किया, शुरुआत किया यहां से और जा कैसे डायरेक्शन में रहे हैं, थीटा 1 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी वेरी सॉरी। देखो ना क्लॉक कैसे चलता है, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, तो दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, तो इसका उल्टा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो थीटा 1 को हम एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जाकर के मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे तो, और क्लॉकवाइज में जाएंगे तो थीटा 2 क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। जैसे इसको समझेंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुम सीख ही गए हो निकालना, सब थंब ऐसे रखेंगे अंदर की। अब हम चाह रहे हैं वैल्यू निकाले, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड। तो बायोसेवर्ट लॉ का यूज करेंगे और इसको इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और इसको प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे, यह आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई को हम लोग के भी बोलते हैं समटाइम, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -7। तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखो ये वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ओके। तो आइए अब इस पे सवाल देखते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो सर ये पॉइंट पी है, हाँ सर। यहां से इस वाले वायर का 2 एंड है, वायर के 2 किनारों को इस पॉइंट से मिला दो, और फिर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है उससे एंगल लो। हाँ सर, ये एंगल 37 है, और ये, और ध्यान रखे थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 में एक बात का ध्यान रखना, थीटा 1 नीचे वाला लिया हमने, और थीटा 1 शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, तब पॉजिटिव लोगे। अगर क्लॉकवाइज हो गया थीटा 1 तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। अभी हम करेंगे सवाल।
तो फिलहाल में बताइए यहाँ से θ1 की वैल्यू कितनी 37, θ2 की वैल्यू कितनी 53। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कितना आ जाएगा सर, पॉइंट पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन θ1 यानी साइन 37 प्लस साइन 53। साइन 37 का वैल्यू आपको याद है, पुट कर लोगे। साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 होता है 4/। फिर किधर होगा, किधर होगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो चाहो तो आप क्रॉस लगा दो, या क्रॉस का मतलब माइनस के कैप। डायरेक्शन देखना तो सीखा ही है, थंब से वायर को ऐसे पकड़ो कि थंब करंट के डायरेक्शन में हो, फिर कर्ल फिंगर। कर्ल फिंगर का मतलब उंगली घुमा घुमा के देखते रहो, ये हाथ पॉइंट के तरफ करके फिर बंद करो। सर बंद होते समय जिधर घूम गया उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे ये बहुत सिंपल हो गया, θ1 भी 45, θ2 भी 45, और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो 2 टाइम्स 1/√2 काट लो ना, सॉल्व कर लो। सर यहाँ पे कैसे सॉल्व करिए, तो फंस गए। बोला फंसे नहीं तो और आसान है, θ1 नीचे की तरफ जा रहे थे सर, यही एंड यहीं पे आ गया, मतलब जो ये एंड से पॉइंट P को मिला रहे हैं, यहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाली लाइन अब ऐसे इस लाइन को घुमा के ऐसे ला दोगे, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 0, मतलब इस केस में θ1 हो गया 0, θ2 हो गया 53। यस, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 53। साइन 53 की वैल्यू रख लीजिए 4/5। आगे देखिए और भी सवाल है। अगर मैं दोनों एंड को इनफाइनाइट तक भेज दूं, यानी ये हो गया इनफाइनाइट वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कितनी है, देखो वायर एक लाइन हो गया ना, और पॉइंट एक स्पेस की प्रॉपर्टी, पॉइंट तो एक स्पेस में है ना, तो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमें दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो कुछ डाटा दी रहेगी जिसकी वजह से निकालना पड़ेगा। फिलहाल तो फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। करंट किधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लो अंदर की तरफ क्रॉस कितनी आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब क्या करें सर, θ1 θ2, हम तो फंस गए। बोला देखो θ1 सर इसको मिलाना है इस किनारे से, सर इसका किनारा तो इन्फिनिटी पे है। बोला हाँ, ये ऐसे जाएगा और इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो रेशो को ऐसे जाएगा। बोला दो लाइन इन्फिनिटी पे जाके मिल रही, दोनों पैरेलल होंगी। हाँ सर, और ये भी जाएगा उधर मिलेगा। सर ये कैसे बना रहे हैं, ये तो कभी नहीं मिलेगा। इन्फिनिटी पे मिलने का मतलब ये होता है कभी नहीं मिलना। तो ये जो एंगल होगा θ1 टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, और ये एंगल जो हो जाएगा θ2 ये भी टेंडिंग टू, मतलब θ1 90, θ2 भी 90। हाँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यहाँ पे तो लिख ही रहे थे, साइन θ1 साइन 90 प्लस अगेन क्या साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, इसका भी 1, 1 और 1 2, 2 से इसको काट दोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हमेशा काम आते रहेगा, इसका यूज बार बार आएगा। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखोगे, इनफाइनाइट वायर, या आगे भी इसी चैप्टर में बार बार आएगा, तो आप इस रिजल्ट को ध्यान रखोगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आगे बढ़ा, एक तरफ वायर इनफाइनाइट तक गया है, एक तरफ का लेंथ पता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा एंड इनफाइनाइट तक गया। इसमें क्या था, नीचे कहां से आ रहा है इन्फिनिटी से, ऊपर भी कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। मतलब जैसे बिजली की वायर नहीं होती है, तुम्हारे घर में ट्रांसमिशन केबल लगी होती है, तो ट्रांसमिशन केबल के बगल में एक पॉइंट रख दोगे तो ट्रांसमिशन केबल कहाँ आ रहा है, बहुत दूर से, 50 किलोमीटर दूर से, और जा कहाँ रहा है आगे और 100 किलोमीटर दूर। तो ये इनफाइनाइट जैसा ही केस हो गया। हाँ सर, और कहीं कहीं क्या होता है, वायर यहां से शुरुआत हुआ और दूसरी ओर इनफाइनाइट पे गया, तो इसके लिए आप देख सकते हो, ठीक है, समझे। तो इसके लिए θ2 की वैल्यू, θ2 ऊपर वाले को ले रहे थे ना, तो θ2 90 डिग्री के बराबर, और θ1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 37 दिया हुआ है। पुट करो, आंसर पाओ। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन 37, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो किसी को आगे पीछे लिखो, फर्क नहीं।
बच्चों ये वायर इंटरेस्टिंग है, जैसे वो रिजल्ट इंटरेस्टिंग है, ये रिजल्ट भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? तो ये हमारा इनफाइनाइट वायर है। ये कैसा वायर है? इनफाइनाइट वायर। और ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट। अगर इसको मैं बीच से काट दूं तो आधा आधा नहीं हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट मतलब देखो समझो, इस वाले को उठा करके इस पॉइंट को इतना डिस्टेंस नीचे ला दो तो फिर वही वाला रिजल्ट हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट जैसा। समझने की बात है। या मैं इस पॉइंट को उठा करके इंफिनिटी में चला जाऊं, और ये जैसे मान लो इंफिनिटी का मतलब ये 100 किलोमीटर दूर गया है, मैं इसको उठा करके 50 किलोमीटर ले आऊं तो फिर वायर ये भी इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी का मतलब आप समझिए, दिस इज ए रिलेटिव टर्म। समझ में आ रही है बात ना? तो ओरिएंटेशन जो पॉइंट का है, इसके वजह से जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा मोटा डिस्टेंस होगा, 1 मीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। और वायर की लेंथ अगर बहुत ज्यादा है, किलोमीटर में है, तो हम उसको इन्फिनिटी जैसा मान लेते हैं। समझे क्या? ओके, नहीं समझ आया? अगेन मैं बोल रहा हूं, ये वही वायर है, वही वायर यहाँ पे है जिसका स्टार्टिंग पे आप चले गए। मान लो मुंबई से वायर चला और कहां तक आया? दिल्ली तक। तो मुंबई स्टार्टिंग हो गया और दिल्ली लास्ट हो गया, लेकिन मुंबई से दिल्ली के बीच में कोई और जगह आ गया। सपोज करो भोपाल आ गया, बीच में कोई और शहर आ गया, तो भोपाल जो है वो भोपाल में तुम उस वायर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट भी रखोगे तो इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, और मुंबई में जाकर के इस पॉइंट को रखोगे ऐसे में इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। और फिर कहीं बीच में ऐसा भी सिचुएशन आप बना सकते हो। तो वायर से आप ज्यादा टेंशन मत लेना। यहां पर θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90 और θ2 की वैल्यू, θ1 किसको ले रहे थे? नीचे वाले को। तो θ1 बच्चों 0 हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा? 0। θ2 ऊपर में 90 तक जाएगा, नीचे में 0। पुट कर लेना। पुट करने से यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 4πr। देखो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यहाँ 2πr था, वहां 4πr है। इनफाइनाइट वायर की वजह से और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आधा है। अगर ये आधा वायर लगा दोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा μ0I बाई 2πr। समझे क्या? अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन लाया हूं। अगर मैं इस वायर के एलोंग कोई पॉइंट ले लूं, यानी वायर वाले लाइन को एक्सटेंड करे और उसी लाइन पे कोई पॉइंट P आए, एक बात बताना, इस पॉइंट से इस एंड को मिलाओगे तो लाइन बनेगा, और एक एंड को मिलाओगे तो θ1 भी 0, θ2 भी 0, मैग्नेटिक फील्ड भी 0। सर साइन θ1 साइन θ2, तो ये वायर है और यहां मान ले पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसको मिलाया एक एंड को, फिर दूसरे एंड को, दोनों एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहली बात तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, वो भी 0 है खुद। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। सर कैसे पता चला आपको? बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब वायर को लाइन बना दो और वहां से देखो कितना उस लाइन से दूर जा रहा है, इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, आर ही इसका 0 है, तभी भी 0 मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भी 0? बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं अगर इस कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1, तो वायर नंबर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके नाक पे आ गया, सामने आ गया, सामने आने पे 0 होता है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, तो ये डिस्टेंस कितना है बताना? तो ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0 और ये है -1,0, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a। तो B2 2 नंबर वायर की वजह से तो सेमी इनफाइनाइट है, μ0I डिवाइडेड बाई 4πa। किधर आएगा वो भी देख लो, अंदर की तरफ क्रॉस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगा, आप बोलोगे B1 प्लस B2, सर B1 हो गया 0, तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4πa क्रॉस अंदर की तरफ। अब यहाँ इस वाले वायर की वजह से अंदर और इस वाले वायर की वजह से बाहर, तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? मतलब इस वायर की वजह से अंदर और इस वायर की वजह से बाहर। करंट अगर सेम सेम है I तो सर क्या होगा? जीतेगा कौन का मतलब अंदर होगा कि बाहर होगा? अब डिपेंड करेगा इस पे, R1 R2 में बड़ा कौन है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2। सबसे पहला आप ऐसे केस में 2 नाम दे दो, एक को वायर 1 वायर 2, अगर 3 का कॉम्बिनेशन होगा तो 1 2 3 नाम दे दो। इस तरह से काम करो, ठीक है? ओके, तो हमने देखा क्या, वायर 1 के वजह से ये तो इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, ये पॉइंट P डिस्टेंस कितनी है? R1। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 2 होता है ना 2πr1, किधर की तरफ? क्रॉस।
और वायर नंबर 2 के वजह से म्यू नॉट आई, करंट तो आई ही है, 2 पाई, इसकी डिस्टेंस कितनी है R2, लेकिन इसकी फील्ड, सॉरी इसकी भी फील्ड किधर जाएगी, अंगूठा नीचे, अंदर ही जाएगी। सर लड़ेंगे नहीं, सपोर्ट करेंगे बिल्कुल एक दूसरे को। बी नेट एट पी जुड़ जाएगा ना, B1 प्लस B2 दोनों क्लॉकवाइज दोनों क्रॉस क्रॉस जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस, तो दोनों जुड़ गया, इसीलिए अलग अलग लिखोगे। यहाँ पे इसके वजह से फील्ड आएगा क्रॉस, मैंने इसको बोला 1, मान ले करंट आई है और यहाँ भी करंट सेम है, तो वायर नंबर 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R1, वायर नंबर 2 के वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R2, ठीक है ना, R2। हाँ सर, बट क्रॉस, इसके वजह से कैसा, थंब ऊपर तो इधर अंदर गया सर क्रॉस, इसके वजह से थंब ऊपर ही रखना है बट इधर आना है, पॉइंट की इधर है ना बाहर के तरफ, तो क्या हो गया डॉट। अब ये लड़ेंगे सर, जो ज्यादा होगा वो जीतेगा, तो ज्यादा नजदीक जिसके पास होगा उसका बात चलेगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम सेम है, तो जिसके नजदीक होगा पॉइंट पी वही जीतेगा, जीतेगा मतलब उसका बात चलेगा, ठीक है। तो आप बी नेट क्या करोगे, B1 माइनस B2 की मॉड ले लो, ठीक है, निकाल लेना। इसी तरह के सवाल और देखते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं, करंट सेम करता हूं, करंट यहाँ पे आई, डिस्टेंस भी सेम, करंट भी सेम, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसकी वजह से बाहर। तो देखो B1 जो होगा और B2 जो होगा वायर नंबर 1 की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और जो B2 होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब बताना, B1 जो होगा वो क्रॉस होगा और B2 जो होगा वो क्या होगा, डॉट होगा। दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर नेट मिलकर के रिजल्टेंट क्या दे देंगे, 0, मतलब इस वाले पूरे लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली है, 0। तो क्या इसमें भी 0 मिलेगी जब करंट को उल्टा कर दें। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर बस इतना है कि इसके करंट को रिवर्स कर दिया गया, बाकी सिचुएशन सेम है। हाँ सर, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 और 2 की वजह से, तो देखो 1 को तो रिवर्स नहीं किया ना, तो 1 के लिए तो रिजल्ट सेम रहेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्रॉस है तो, लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फर्दर क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉस, क्योंकि अंगूठा नीचे करके करोगे तो इस बार सपोर्ट कर देंगे क्रॉस, और दोनों सपोर्ट कर देंगे तो जुड़ जाएगा, यानी बी नेट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो डबल हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इसका डबल करोगे तो 2 कैंसल, पाई आर, और होगा किधर वो क्रॉस, तो पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाई पाई आर। अब ये सेमी इनफाइनाइट का केस हो गया ना, तो अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसमें क्या था, ये इनफाइनाइट वायर थे, ठीक है, अगर कुछ ना दिया जाए एंगल वगैरह तो इनफाइनाइट जैसा ही मानना है। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट का केस, ओके। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या करें सर, सेमी इनफाइनाइट के केस में डरते थोड़ी है, पॉइंट पी वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2, वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 की 4, इनफाइनाइट की वजह से जितना आएगा उसका आधा, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 2 की जगह पे 4 दिखेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। हाँ सर समझ गए, इसके वजह से अंदर क्रॉस, ओके, और B2 के वजह से सर थंब ऊपर बाहर पॉइंट पी पे, हाँ, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये हो गया डॉट, ओके। और अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट पॉइंट पी पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी यहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ठीक है।